नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों की किस्मत का फैसला हुआ ईवीएम में कैद। शाम 5 बजे तक 57% से अधिक मतदान दर्ज। अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा भाजपा की प्रतिष्ठा की लड़ाई में शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान। तमिलनाडु की इरोड ईस्ट सीट पर भी 64% से अधिक वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। वैदिक विधि विधान के साथ मां गंगा का किया पूजन अर्चन। अब तक लगभग 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने के दिए निर्देश। आईसीसी की ताजा जारी टी20 रैंकिंग्स में भारतीय खिलाड़ी चमके। बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा ने लगाई 38 स्थान की लंबी छलांग। वहीं गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती पहुंचे दूसरे स्थान पर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज कई विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, तो कई सीटों पर धीमा मतदान हुआ। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। चुनाव आयोग के इंतजाम से मतदाता संतुष्ट नजर आए, लेकिन कुछ जगहों पर समर्थकों के बीच गहमा गहमी भी देखने को मिली। अब सभी को इंतजार 8 फरवरी का है, जब दिल्ली का जनादेश सामने आएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर जबरदस्त उत्साह के साथ साथ लंबी कतारें देखने को मिली। आखिरकार शाम 6 बजे तक दिल्ली के 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। एक ही हक मिला है गवर्नमेंट चुनने का, तो क्यों ना चुने उसको, पूरा हक इस्तेमाल करेंगे। वोट तो हमेशा देना ही चाहिए, एक पर्व है। एक इलेक्शन का खाली इलेक्शन नहीं है, ये हमें हमारी जिम्मेदारी से, हमारी जवाबदेही और हमारा अधिकार, तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं, बहुत प्रखर बुद्धि की है हमारी महिलाएं, तो वो समझ रही हैं कि छलावे से काम नहीं चलेगा। तो वो बहुत उम्मीद है कि वो उसी तरफ जाएंगी जिस तरफ जनहित में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दक्षिण दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, जो 100% वेबकास्टिंग रूम के रूप में स्थापित था। यहाँ पर मतदान केंद्रों की वास्तविक समय पर निगरानी की गई। इस नियंत्रण कक्ष से सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिली। आज सारे पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन मोर देन 5 एक लोकेशन पे, उसमें हम पेरिफेरल वेबकास्टिंग भी किया है। अगर आप देखा जा सकते हैं, इधर से हम पोलिंग स्टाफ को देख सकते हैं, वोटिंग एक टाइम कितने लोग क्यू में पोलिंग बूथ के अंदर है, एंड इधर आप देख सकते हैं क्यू में कितने लोग हैं। जैसे हमें कुछ अबनॉर्मलिटी लग रही है, हम तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी रीच आउट कर लेते हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर है। मतदान के बीच मतदाताओं के साथ जबरदस्ती करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए इसकी जानकारी दी और बताया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं को आम आदमी पार्टी की मेज पर आने की जबरदस्ती कर रहा था। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। वहीं महरौली विधानसभा क्षेत्र से फर्जी मतदान करने आए 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 persons have been detained in the south on the allegation of bogus voting. So we are verifying those facts, and as far as other places are concerned, as of now, I do not have any information about this bogus voting.
इसके अलावा सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा फर्जी मतदान का गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बाद अब इंतजार है 8 फरवरी का। इसी दिन ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता किसके नाम होगी। शैलेंद्र मिश्र, मुकेश शुक्ला, अमरेंद्र गुप्ता, गिरीश निशाना और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के उत्सव में आज आमो खास ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली में वोटिंग की तो विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। आज की वोटिंग में कई इलाकों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर नजर आई तो बुजुर्ग मतदाता भी कई इलाकों में बड़ी संख्या में पहुंचे। इस बार दिल्ली के नतीजे सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालते नजर आएंगे। 25 में दिल्ली किसकी? ईवीएम में कैद हुआ दिग्गजों की किस्मत का फैसला। किसके सर सजेगा दिल्ली का ताज? भाजपा, आप, कांग्रेस में टक्कर भीषण। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर आमो खास ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी सुरेश धनखड़ के साथ कतार में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदान किया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी पत्नी के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेते हुए मतदान किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मतदान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी व कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी ने मतदान किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यमुना विहार में अपना मतदान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं दिल्ली की हॉट सीटों में से एक नई दिल्ली सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। इस सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नए विजन की नई सरकार दिल्ली के लिए समय की जरूरत बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने मतदान केंद्र जाकर परिवार समेत वोटिंग करके जीत का विश्वास जताया है। उधर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि इस बार कांग्रेस के लिए यह चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। 11 साल आप कोई काम नहीं करेंगे और जब आप हार रहे होंगे तब आपको हनुमान जी याद आएंगे या मंदिर याद आएंगे या पुजारी याद आएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, कमल का फूल खिलेगा। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। हमने मुद्दे उठाए हैं। मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहले बात कर रही थी, आज वो मुद्दे लोगों के बीच में हैं, इसलिए चुनाव बदला हुआ दिख रहा है। आज की वोटिंग में बुजुर्ग और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर एनडीएमसी कम्युनिटी सेंटर के मतदान केंद्र में पहली बार 14 दृष्टिबाधित युवाओं ने मतदान में भाग लिया। सभी ने ब्रेल लिपि के माध्यम से मशीन पर वोट के लिए बटन दबाया। चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों की किस्मत युवा और महिलाओं के साथ साथ कामकाजी उम्र के लोगों पर भी टिकी है। दिल्ली के लिए त्रिकोणीय रण में क्या इस बार आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा या फिर भाजपा पर जनता विश्वास जताएगी या फिर 15 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस एक बार फिर से वापसी कर पाने में संभव हो पाएगी? ये तो 8 फरवरी को ही नतीजों से साफ हो पाएगा। शैलेंद्र मिश्र, मुकेश शुक्ला, अमरेंद्र गुप्ता, गिरीश निशाना, धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में रह रहे कई पाकिस्तानी शरणार्थियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट डाला। शरणार्थियों ने कहा, हमने पहली बार यहां भारत में मतदान किया, बहुत खुशी हो रही है। कभी वोट नहीं डाला है, आज पहला वोट हमारा गया है। हमारी नागरिकता आ चुकी है, फील आ रही है हमारे को। वोट पहला हमारा लगा है, हमारे को अच्छा लगा। हम नागरिक यहाँ के बन गए, भारत के बन गए। बहुत खुशी हुई कि हमें अपना अधिकार मिला, अपने देश का अधिकार मिला, देश में रहने का अधिकार मिला और अपने देश की सेवा करने का अधिकार मिला। और वोट डालते समय मेरे को इतना भी हुआ मन में कि आज मैं अपना अधिकार, अपना वोट का अधिकार किसी को दे रहा हूं, तो कल भारत माता के अगले चुनावों में मुझे ये भी अधिकार है
कि मैं भी किसी सीट पर अपने भारत माता की सेवा करने के लिए लड़ सकता हूँ। पहली बार हमने आज डाला है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बस वोट डाल दिया, हम यहाँ के हिंदुस्तानी बन गए। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव संपन्न होते ही कई सर्वे एजेंसियों ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी एग्जिट पोल भी जारी कर दिए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो दिल्ली में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाती नजर आ रही है। मेट्राइज सर्वे की माने तो इस चुनाव में आपको 32 से 37 सीटें, बीजेपी को 35 से 40 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। पी मार्क ने बीजेपी को 39 से 49, आपको 21 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट आने की बात कही है। पीपुल्स पल्स की रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव में बीजेपी 51 से 60, आप 10 से 19 सीटें और कांग्रेस 0 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं जेवीएस ने भाजपा को 39 से 45, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं पोल डायरी ने भाजपा को 42 से 50 सीट, आपको 18 से 25, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें आने की बात कही है। एग्जिट पोल पर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि भाजपा पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट चेहरा उजागर कर रही है। जनता आपकी धोखेबाजी को समझ गई है, इसलिए भाजपा बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हम लोगों ने आज से महीना भर पहले से ही कहा क्योंकि जब ये समझ में आ रहा था कि आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है और ये या तो झूठ बोल रही है या फिर कोई ना कोई प्रपंच और षड्यंत्र रच रही है, तो ये खुद भी अपनी हार माने हुए थे। और हमने भी पिछले लगभग 2-2.5 साल से दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी का झूठ सामने रखा है, इनका भ्रष्टाचार दिल्ली की जनता के सामने है ही। तो इस कारण से हमें कभी भी नहीं लगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। और दिल्ली की जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को और सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार सत्ता में आ रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्ष के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। भाजपा दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मैं सभी एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा विश्वास अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पे पहले दिन से था, इसलिए हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी। और आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलने का दावा किया। एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने एग्जिट पोल को नकारते हुए बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कहा कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है और 8 तारीख के नतीजे तय करेंगे कि जनता ने किसका साथ दिया है। अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का।
और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं। और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। जहां आज का दिन दिल्ली के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला है, तो उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी आज का दिन खास रहा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हुआ, जिसको लेकर भाजपा और सपा में ज़बरदस्त जोर आजमाइश नजर आई। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद से इस सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। इस सीट पर जीत हार राजनीतिक संदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव, भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। समाजवादी पार्टी की सीट पर भाजपा का दाव। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। सुर्खियों में रही इस सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही दलों ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस बार मतदान प्रतिशत काफी बढ़ गया है। वोटरों में खासा उल्लास देखने को मिला। वहीं युवाओं से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता सभी वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंचे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3,70,000 मतदाता हैं और उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और बीजेपी से चंद्रभान पासवान चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट एक आरक्षित सीट है। बीएसपी भले ही इस चुनाव में नहीं उतरी हो, लेकिन बीएसपी के परंपरागत वोटर्स यहां जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं सपा और भाजपा के जीत के अपने अपने दावे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है और हम अपनी भाषा में कहें ना तो देखिए, मिल्कीपुर सत्ता पक्ष के लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं, विकास रूपी दूध के लिए दुधारू गाय। अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है, तो जनता दूध चाहती है, विकास रूपी दूध। मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल पे ही मोहर लगा रही है। समाजवादी की पूरी तैयारी है, सारे पोलिंग बूथ पे हम लोग की एजेंट है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ की मतदाता है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या की सीट गंवानी पड़ी थी। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को चुनावी मात दी थी। इस बार बीजेपी का जोर समाजवादी पार्टी की सीट पर जीत हासिल करके बदला पूरा करने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ संगम तट पर पूजा अर्चना की, तो वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ही कम समय का था, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न होने पाए। तीर्थराज प्रयाग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्थापूर्वक त्रिवेणी में डुबकी लगाई। गले में रुद्राक्ष की माला, केसरिया वस्त्र, मंत्रोच्चार, दृश्य ऐसा जो भारतीय परंपरा संस्कृति को समृद्ध कर रहा था। स्नान से पहले प्रधानमंत्री ने संगम को प्रणाम किया, उसके बाद डुबकी लगाई, रुद्राक्ष की माला से जप किया, सूर्य देव को अर्घ्य दिया। पवित्र डुबकी के बाद वैदिक विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ संकल्प आचमन कराया। प्रधानमंत्री ने मां गंगा और यमुना को चुनरी भेंट की। प्रधानमंत्री ने तीर्थराज प्रयाग का दुग्ध से अभिषेक किया और आरती उतारी। देश के लिए उन्होंने विकास और समृद्धि की कामना की।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख, समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की है। हर हर गंगे। संगम की अलौकिक छवि और अद्भुत समागम की तस्वीरें लिए प्रधानमंत्री ने त्रिवेणी से अरैल घाट तक नाव से सफर किया। इस दौरान उन्होंने घाटों पर खड़े श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। महाकुंभ की मनमोहक तस्वीरों और करीब अब तक 40 करोड़ आस्थावान लोगों की उपस्थिति ने भारत की सांस्कृतिक आस्था, भक्ति, आध्यात्म को समृद्धि दी है। प्रयागराज से विकास सिंह और अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रयागराज का दौरा किया और महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र पावन त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एक भारत, श्रेष्ठ भारत और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे का साधु महात्माओं और कथावाचकों ने स्वागत किया। संतों ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के स्नान किया और संतों का आशीर्वाद, जो संत लोग महापुरुषों ने अपने तप के द्वारा अमृत स्नान किया, जो अमृत वर्षा हुई, उसका जो तप आज गंगा मैया में केंद्रित था, उसका स्नान करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ये संदेश दिया कि भारत का प्रधान सेवक जो है वो भी संन्यास की परंपराओं को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए सनातन की परंपराओं को आगे ले जाने के लिए पूर्णतः समर्पित है। निश्चित ही ये सौभाग्य है इस देश का, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री व्यक्ति इस देश को मिला, ऐसा व्यक्तित्व का धनी जो अपनी पहचान को, सांस्कृतिक पहचान को छुपाने में संकोच नहीं करता, जिसने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण विश्व में सनातन हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, और उन्होंने आज आस्था की डुबकी लगाई। और जितने भी हम संत महात्मा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और हम कहना चाहेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ना भूतो ना भविष्यति, ना आज तक कभी ऐसे प्रधानमंत्री हुए और लगता आगे भी ऐसे कहीं नहीं होंगे। जिस देश का लीडर 100 करोड़ सनातनियों को लीड करते हुए धार्मिक विषय में भी लीड करता हो, इस पे हम लोगों को प्राउड है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो मानवता के साथ साथ सभी देवी देवताओं को, मनुष्यता उनके अंदर बिल्कुल एकदम जीवित है। इससे एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि राजा को धार्मिक और पारमार्थिक होना चाहिए। दिव्य भव्य महाकुंभ में पुण्य अर्जित करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ में अब तक 39 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया है। बुधवार को 67,68,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। दरअसल बुधवार का दिन विशेष है, आज भीष्माष्टमी है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय गुप्त नवरात्रि भी चल रही है। गुप्त नवरात्रि पर जहां देवी पूजन होता है, तो वहीं भीष्माष्टमी पर श्रद्धालु अपने पुरखों का तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद श्रद्धालुओं को संगम स्नान में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो जाएगी। 4 फरवरी तक 38 करोड़ 29 लाख स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया था। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए संगम पर 7 स्नान घाट बनाए गए हैं। इसके साथ ही 135 करोड़ रुपए की लागत से श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर को भी विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य श्रृंगवेरपुर तक तीर्थयात्रियों की पहुंच को सुगम बनाना है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। और इसका उल्लेख रामायण में मछुआरों के राजा निषाद राज के राज्य के रूप में किया गया है। केवट के साथ गंगा पार कर प्रयागराज पहुंचने से पहले इसी श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण ने एक रात्रि विश्राम किया था। क्या स्थिति है राम शयन स्थल की और श्रृंगवेरपुर धाम की? देखिए डीडी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट।
नमस्कार, डीडी न्यूज़ की टीम इस वक्त एक बहुत ही अद्भुत स्थान पर पहुंच चुकी है, जो कि प्रयागराज से सिर्फ 20-25 किलोमीटर की दूरी है। यह है श्रृंगवेरपुर धाम। प्रयागराज संगम से 25 किलोमीटर की दूरी पर श्रृंगवेरपुर धाम भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता की वनवास यात्रा का पहला महत्वपूर्ण स्थान। भगवान राम और उनके परम मित्र निषाद राज के मिलने की पवित्र भूमि। वनवास गमन के दौरान भगवान राम ने गंगा पार कर प्रयागराज पहुंचने से पहले एक रात्रि यहां पर विश्राम किया था। इस स्थल पर आज भी 5 शीशम के पवित्र वृक्ष उस महान घटना के साक्षी हैं, जहां श्री राम और माता सीता ने एक रात्रि शयन किया था और लक्ष्मण पूरी रात वीरासन में बैठकर पहरा देते रहे। ये स्थल बहुत ही विशेष है और ये स्थल इसलिए विशेष हो जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से यहाँ पर पधारे श्रृंगवेरपुर धाम में, तो केवट के कहने से, केवट निषाद राज जो कि उनके मित्र थे, परम मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ विश्राम कीजिए। तो चूंकि उनको वनवास हो चुका था, उन्होंने कहा था मैं किसी के गाँव में विश्राम नहीं कर सकता था, तो भगवान श्री राम ने यही जो 5 वृक्ष आप देख रहे हैं वहीं पर शयन किया था माता सीता के साथ में। अब इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल श्रृंगवेरपुर को आधुनिक तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, ताकि श्रद्धालु आसानी से यहाँ पहुँच सकें। इसके संगम के किनारे 7 स्नान घाट बनाए गए हैं, जिन पर 240 करोड़ का खर्च आया है। इसके अलावा श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर को 135 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही 13 करोड़ रुपए भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर पर, 18 करोड़ रुपए अक्षयवट कॉरिडोर पर और 40 करोड़ रुपए हनुमान मंदिर कॉरिडोर पर खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही शिवालय पार्क के सौंदर्यीकरण पर 14 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इन परियोजनाओं के पूरे होने से श्रृंगवेरपुर धाम तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी। वे काम प्रगति पे है, काम अभी चल रहा है। जैसे निषाद पार्क हो गया, निषाद पार्क एक लेके मानो कंप्लीट हो गया, तो अभी पूर्ण रूप से चाहे श्रृंगवेरपुर चाहे निषाद पार्क हो, अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि काम चल रहा है। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं के साथ इन कॉरिडोर को डिजाइन किया गया है, क्योंकि अयोध्या से चित्रकूट तक जाने वाला राम वनगमन पथ भी श्रृंगवेरपुर धाम से ही गुजरता है। यहाँ 1100 करोड़ की लागत से गंगा पर नए पुल का निर्माण हो रहा है। धाम में निषाद राज पार्क का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें मित्रता के प्रतीक के रूप में श्री राम और निषाद राज की मूर्ति लगी है। महाकुंभ 2025 में विकास और विरासत दोनों के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है। महाकुंभ में त्रिवेणी के एक ही तट पर सभी का स्नान करना और श्रृंगवेरपुर धाम में राम और निषाद राज की मित्रता के जरिए पूरी दुनिया में एक ही संदेश जा रहा है, सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है और महाकुंभ में जमा हुई विविधता की हर धारा सभी को एक ही परमात्मा की ओर ले जाती है। जिस तरह से प्रयागराज जो महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, उस श्रृंगवेरपुर धाम भी दर्शन के लिए आ रहे हैं और निकट भविष्य में ये पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र के रूप में जरूर ही स्थापित होगा, ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्रृंगवेरपुर धाम। उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2025 का प्रारंभ 2 बड़े समारोहों के साथ हुआ। 11 जनवरी को अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी और फिर 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व। उत्तर प्रदेश के बाहर से आने वाले तीर्थयात्री प्रयागराज के बाद अयोध्या और काशी दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। क्या संबंध है अयोध्या और प्रयागराज का, समझने के लिए सुनिए कौशलेश सदन पीठाधीश्वर वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी को। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन परिवार को अपना समय देने के लिए। मेरा प्रथम प्रश्न आपसे यही है कि अयोध्या और प्रयागराज, इसमें संबंध से ही प्रारंभ करें। भगवान विष्णु साक्षात श्री राम के रूप में अयोध्या में पधारते हैं और प्रयाग श्री विष्णु प्रजापति क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। भगवान श्री राम जिस सूर्य वंश में अवतार लेते हैं, 12 सूर्य हैं, 12 सूर्य और तीर्थराज प्रयाग में सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं, मकर संक्रांति में, तभी वहाँ सारे माघ मेलात्मक आयोजन प्रतिवर्ष होते हैं और हर 6 वर्ष और 12 वर्ष पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ शब्द कहा जाता है
फिर विचार आया कि भाई कुंभ और महाकुंभ ही कहना, अर्थ क्या बोलना, तो कुंभ और महाकुंभ के रूप में इसको देखा जाता है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा जो हुई है वो द्वादशी तिथि में हुई है, जो 12 का प्रतीक है, और श्री तीर्थराज प्रयाग में 12 माधव हैं, वेणी माधव भगवान हैं। भगवान के पितृचरण श्री दशरथ जी महाराज हैं। दशरथ जी के 350 रानियां हैं, जिसमें 3 रानियां प्रधान हैं जिन्होंने पुत्रों को जन्म दिया। ऐसे में श्री कौशल्या अम्बा जी हैं, श्री कैकेयी अम्बा जी हैं, श्री सुमित्रा अम्बा जी हैं। श्री कैकेयी अम्बा, श्री कौशल्या अम्बा और सुमित्रा अम्बा, ये तीनों माताएं हैं, जैसे गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया। तो ये 3 का योग ऐसा है। यहाँ सुमित्रा जी के पुत्र दोनों को जोड़ते हैं, जुड़े ही हैं, मतलब सुमित्रा जी के एक पुत्र श्री राम जी की सेवा में जाते हैं, जो बड़े पुत्र हैं वो बड़े भाई राम की सेवा में जाते हैं। जो छोटे पुत्र हैं सुमित्रा जी के लक्ष्मण जी, वो छोटे भाई भरत जी की सेवा में जाते हैं। तो इस तरह से यह संयोग है। वहाँ भी गंगा और यमुना, इन दोनों को ही सरस्वती जी सुरक्षित रखती हैं, गुप्त रखती हैं। गुप्त का मतलब सुरक्षित भी है और गुप्त का मतलब लुप्त भी है। तो इसलिए ये तो इसी से संबंध ख्यापित होता है। वहाँ पर लोकनाथ हैं, लोकनाथ महादेव, काशी में विश्वनाथ महादेव और अयोध्या में नागेश्वर नाथ महादेव। यहाँ नागेश्वर जी हैं, कोटेश्वर जी हैं, क्षीरेश्वर जी हैं। यहाँ अयोध्या का इतिहास रुद्रयामल तंत्र में बड़े विस्तार से वर्णन होता है। इतिहास ही नहीं, इसके सभी तीर्थों का वर्णन वहाँ पर प्राप्त होता है। और अयोध्या और प्रयाग का संबंध हम आपको क्या बतलाएं। अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी रही है और अयोध्या सूर्यवंशीय राजाओं के द्वारा पालित पोषित होती रही है। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है और सूर्य की ही पुत्री यमुना जी हैं, जो तीर्थराज प्रयाग में हैं, विराजमान हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा सरकार में मल्टीटास्किंग स्टाफ GRD पदों के लिए चयनित 2806 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। अभ्यर्थियों का चयन त्रिपुरा के संयुक्त भर्ती बोर्ड JRBT द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री माणिक साह और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर चल रहा है। त्रिपुरा में माणिक साह के नेतृत्व वाली सरकार ने बिना किसी भेदभाव के भर्ती अभियान को पूरा किया है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर पारदर्शिता से, किसी के भ्रष्टाचार के बगैर, सिफारिश के बगैर त्रिपुरा के 2806 युवाओं को आज सरकारी नौकरी देकर उनके जीवन में एक नई शुरुआत करने का और त्रिपुरा के विकास के साथ जोड़ने का मौका दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट पूरा विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलट्टी के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। विकास और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। संपर्क में बने रहने पर सहमति बनी।
आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के नवनियुक्त महासचिव नुरलान यर्मेकबायेव से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने यर्मेकबायेव को उनके नए पदभार संभालने पर बधाई दी और SCO के ढांचे के तहत भारत के सक्रिय योगदान पर जोर दिया। इस दौरान भारत की भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए सिक्योर SCO के निर्माण पर खास जोर दिया गया, जिसकी धारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किंगदाओ शिखर सम्मेलन के दौरान पेश की थी। इसका अर्थ है नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण। ये दृष्टिकोण न केवल सुरक्षा बल्कि क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को भी प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। SCO के तहत भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती रही है, चाहे वो पहला SCO स्टार्टअप फोरम शुरू करना हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। SCO मध्य एशिया केंद्रित 10 देशों का क्षेत्रीय समूह है, भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। ग्रीस के विदेश मंत्री 5 से 8 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर यात्रा की जानकारी साझा करते हुए कहा कि जॉर्ज गेरापेट्रिटिस की यात्रा से ग्रीस भारत संबंधों को और मजबूती मिलेगी, साथ ही दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को भी ये बढ़ाएगा। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स द्वारा फर्जी तस्वीर शेयर की जा रही है। इस तस्वीर में अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित करने के दौरान हथकड़ी और पैरों में जंजीरें लगाए जाने का दावा किया गया है। PIB फैक्ट चेक ने इस तस्वीर को फेक बताते हुए इस जानकारी का खंडन किया है। फैक्ट चेक के अनुसार ये तस्वीर भारतीयों से संबंधित नहीं है, बल्कि ग्वाटेमाला में निर्वासित लोगों की है। RSS सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने 113वें चेरुकोलपुझा हिंदू माता परिषद के तहत आयोजित हिंदू एकता सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्व की समृद्धि के लिए हिंदू समुदाय की एकता आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने श्री नारायण गुरु की संस्कृत कृति श्री नारायण स्मृति के शताब्दी समारोह के भाग के रूप में डॉक्टर G आनंदराज द्वारा तैयार मलयालम अनुवाद का भी विमोचन किया। ये शताब्दी संस्करण पिछले 9 वर्षों से आयोजित श्री नारायण धर्मोत्सव के क्रम में प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर मोहन भागवत ने कहा कि अगर हिंदू समुदाय एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो दुनिया में अच्छाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समुदाय ज्ञान, धन और शक्ति जैसे गुण प्रदान कर सकता है जो पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। श्रद्धा पूर्वक आचरण करना, लेकिन उस सनातन धर्म की चौखट को याद रखना। उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। धर्म के 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। परिश्रम पूर्वक अपने चित्त की शुद्धि करते हुए, सबके प्रति अपनापन रखते हुए, करुणा का व्यवहार करते हुए सत्य को प्राप्त करना। और इसलिए स्मृतियां बनती है। देशकाल परिस्थिति के परिवर्तन के अनुसार आचार धर्म के परिवर्तन के लिए भेदपूर्वक आचरण मत करो। सब अपने हैं, कोई उच्च नीच नहीं है, सबको समान अवसर होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़े प्रदर्शनकारी समूह ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में बुलडोजर द्वारा तोड़फोड़ की। ये म्यूजियम बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास था, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि बुधवार रात बांग्लादेश को फांसीवादी गढ़ से मुक्त किया जाएगा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने म्यूजियम पर धावा बोला। सूत्रों के अनुसार ये घटना प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के समर्थन से हुई, क्योंकि उनकी सरकार में शामिल स्थानीय सरकार और युवा एवं खेल मामलों के सलाहकार आसिफ महमूद ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उत्सव मनाने दो लिखा था।
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के संयुक्त आयुक्त MD फारूक हुसैन ने कहा कि म्यूजियम मेमोरियल के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार पुलिस ने म्यूजियम की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना में जाति जनगणना को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति BRS ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए विधानसभा में पेश की गई जाति जनगणना के आंकड़ों को फर्जी करार दिया है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट की गई टिप्पणी करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार के पास जाति जनगणना के मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है और उसे राज्य विधानमंडल में पेश की गई तारीख के बारे में भी जानकारी नहीं है। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे पर यू टर्न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की है। KTR ने आरोप लगाया कि पिछड़े वर्ग को सरकार गुमराह कर रही है क्योंकि वो 42% आरक्षण बिल के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष ने दावा किया कि सरकार ने कोई सार्थक विधायी कार्रवाई किए बिना केवल एक घोषणा की है। वहीं भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए जाति जनगणना लेकर आई है। पार्टी नेता पायल शंकर ने कांग्रेस पर OBC के लिए 42% आरक्षण के अपने वादे की उपेक्षा करने और संवैधानिक संशोधन के लिए जिम्मेदारी केंद्र पर स्थानांतरित करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जाति जनगणना में व्यापक भागीदारी का अभाव है और इसमें त्रुटियां हैं। कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान सक्रिय 5 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। नक्सल सहयोगी काफी समय से नक्सलियों के सहयोग करने में शामिल थे। पूछताछ के दौरान नक्सल सहयोगियों ने ग्राम हिटारकसा के पास सुरक्षा बलों के ऊपर हुए IED ब्लास्ट की घटना में शामिल होने की बात कबूली है। गिरफ्तार सहयोगियों में बुधुराम कवाची, वीरेंद्र उसेंडी, सुरेश कुमेटी, बाला सिंह नवगो, दशरथ नवगो सभी ग्राम हिटारकसा थाना कोयली बेड़ा निवासी हैं। वहीं फरवरी 2025 महीने में अब तक 2 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी किया है। भारत के सर्विस सेक्टर ने जनवरी 2025 में मजबूती से रफ्तार पकड़ी है, जिससे नौकरियों में भी वृद्धि दर्ज की गई। HSBC इंडिया PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स के मुताबिक जनवरी में 56.5 रहा, जो देश के सर्विस सेक्टर में मजबूती दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार नई मांग, बिजनेस विस्तार और टेक्नोलॉजी निवेश की वजह से सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में भी तेजी देखी गई, जिससे एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका से व्यापार को बढ़ावा मिला है। रोजगार के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है। जनवरी 2025 में नौकरियों की वृद्धि दर अब तक की सबसे तेज रही। कंपनियां नई भर्तियों के जरिए अपनी क्षमता का विस्तार कर रही हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई दर अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है और मजबूत मांग के चलते सेवाओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। साल 2024 में भारतीयों ने गोल्ड में बम्पर निवेश करते हुए 1.5 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदा है। ये निवेश वर्ष 2023 के मुकाबले 60% अधिक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निवेश के लिए साल 2024 में 239 टन की गोल्ड की मांग थी। ये आंकड़ा 2023 के 185 टन से 29% अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में 76 टन गोल्ड खरीदा गया। अक्टूबर-नवंबर में धनतेरस और त्योहारों के कारण सोने की खरीद में बढ़ोतरी देखी गई। भारत में सोने की मांग पूरी दुनिया के 1180 टन मांग का 20% रही। गोल्ड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका कारण अमेरिका चीन के बीच बढ़ता टैरिफ वॉर है। और आइए कुछ अन्य खबरों को हम आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटरशेड यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया। वाटरशेड कार्यक्रम के तहत चेक डैम, बोरी बंधान, मेड़ बंधान, खेत तालाब आदि जैसी संरचनाएं बनाई जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में फिलेमोन यांग के नेतृत्व और दिशा निर्देशन की सराहना की।
इस्माइली मुस्लिमों के धार्मिक और आध्यात्मिक नेता प्रिंस करीम आगा खान चतुर्थ का निधन हो गया है। प्रिंस करीम आगा खान दुनिया भर में फैले लाखों इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। नई दिल्ली में भारत अरब विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीयों का ये पहला निर्वासन है। विमान टेक्सास के सैन एंटोनियो से उड़ान भरकर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल महाकुंभ में स्नान करने पहुंची। महाकुंभ की व्यवस्था देखने के बाद साइना बेहद उत्साहित नजर आई। साइना ने कहा कि यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए जो टेंट बनाए हैं वे काफी सुविधाजनक हैं। ओलंपिक हो या एशियन गेम्स, हर बड़े स्तर की प्रतियोगिता में देश की महिला खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। विश्व स्तर पर पदक जीतने का ये सिलसिला इसलिए कायम है क्योंकि देश में महिलाओं की खेल क्षेत्र में भागीदारी में इजाफा हुआ है। तो आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते महिलाएं आज खेल के क्षेत्र में लगातार आगे आ रही हैं? जानते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। महिलाएं खेलों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और नए रिकॉर्ड भी बना रही हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन इस बात का उदाहरण भी है। इस कड़ी में घरेलू स्तर की प्रतियोगिताओं की अहम भूमिका है, जिसमें राष्ट्रीय खेल सबसे ऊपर हैं। परंपरागत सोच से बाहर निकलकर महिलाएं खेलों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बीते कुछ समय के दरमियान महिला एथलीटों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिला है। यह संख्या इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अब महिलाओं को स्थानीय, मंडल और जिला स्तर पर उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधाएं और संसाधन मिल रहे हैं। जो गेम्स का इंक्लूजन सीधा स्कूल लेवल से स्टार्ट हो रहा है, खेलो इंडिया से स्टार्ट हो रहा है, SGFI, CBSE, वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है सबको अपना टैलेंट दिखाने के लिए, सिर्फ एक ना कि एक सीनियर लेवल से बल्कि जूनियर लेवल से वो स्टार्ट करते हैं। और दैट इज़ आई फील दैट द राइट एज, वहाँ पे आपको टैलेंट का पता चलता है किसमें कितना पोटेंशियल है। वहीं कुछ के मुताबिक परिवार का बढ़ता साथ भी बड़ी वजह है कि खेलों में महिलाओं की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। जैसे मोदी जी ने किया, नई सोच, नया देश, नया विकास, उन्नति की ओर, और लोगों ने अब समझना शुरू किया। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है इसमें फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि अब फैमिली जो है अपनी गर्ल्स को आगे करने लगी है। वैसे महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही साथ योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू हों, इसके लिए भी जोरदार प्रयास सामने हैं। देश में खेल के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी का जो विषय है वो हमेशा से बहस का एक बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि हर बार जो आंकड़े निकल करके सामने आते हैं वो इसमें बढ़ोतरी की ओर संकेत करते हैं, जो इस ओर इशारा करता है कि देश में खेल के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो चली है। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाले नितिन और प्रकाश राष्ट्रीय खेलों के मंच को युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान मानते हैं। दोनों खिलाड़ियों का मानना है कि नेशनल गेम्स युवा खिलाड़ियों के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है, जहां युवा खिलाड़ी और अनुभवी खिलाड़ी एक मंच पर सामने आते हैं। नितिन और प्रकाश से बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। 38वें राष्ट्रीय खेल में बैडमिंटन के पुरुष युगल वर्ग का खिताब कर्नाटका की टीम ने जीता है और जिन्होंने इस सफलता को अर्जित किया है वो इस वक्त हमारे साथ हैं, यानी नितिन और प्रकाश जो है वो हमारे साथ है। नितिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं इस पूरे इवेंट को और कितना चैलेंजिंग था नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल तक का ये सफ़र? शुरू से ही हमें पता था कि हमारा बेस्ट गेम खेलना पड़ेगा, तो हमने प्रिपेयर्ड ही आए थे एंड 2 दिन पहले आए, प्रिपेयर किए, कोर्ट बोर्ड सेट हुआ, उसके बाद हमने बस एक एक मैच के बाद एक एक मैच का फोकस करते रहे एंड एंड में हमें रिजल्ट मिल गया, बहुत खुशी है। प्रकाश, आप बताइए क्या केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये फाइनल तक पहुंचना उसके बाद फाइनल को जीतना? आई एम ग्लैड टू विन दिस मैच इन गोल्ड फॉर कर्नाटका। एक्चुअली we won in team event also and individuals also we performed well and we won the gold, and overall match mein we combined really well. In under pressure we played, we kept our momentum going
अभी अगर नेशनल गेम्स के एक परफॉर्मेंस को देखा जाए, पूरा अगर लेवल को देखा जाए, तो उस लेवल को आप कहाँ पाते हैं? सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो ये सब इनके ये नेशनल गेम्स खेलने की वजह से हमारे इंटरनेशनल खेलने के लिए बहुत हेल्प भी होगा और कंडीशंस भी बहुत बढ़िया है। जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट अरेंज होते हैं ऐसे ही हुआ है, तो बहुत बड़ा हेल्प है हमारे लिए एंड जीतने का बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलेगा हमें। उत्तराखंड जो है फर्स्ट टाइम मेज़बानी कर रहा है, तो यहाँ आकर के एज अ प्लेयर आपको किस तरह का महसूस रहा है? क्योंकि प्लेयर्स के लिए अक्सर कहा जाता है कि एक कंडीशंस जो होनी चाहिए, जो क्लाइमेट होनी चाहिए, वो एकदम अनुकूल होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो सब कुछ मिल रहा है। Actually, for any player, it is a main factor, weather, and we actually adapt to the situation very well, and we stick on to the plans, and we played our best. ये नितिन और प्रकाश की जोड़ी, जिन्होंने कर्नाटका को मेडल दिला दिया है, गोल्ड मेडल दिलाया है, और अब इनकी ख्वाहिश यही है कि वो अपने इस सफर को स्टेट से आगे बढ़ा करके अब कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को ले जाएं। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड। बैडमिंटन के विश्व पटल पर तेजी से उभरती भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब का 38वें राष्ट्रीय खेल में भी दमखम नजर आया। अनमोल ने राष्ट्रीय खेल में महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। अनमोल से उनकी इस उपलब्धि पर खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। शब्द का अंग्रेजी में मतलब होता है प्राइसलेस, और अपनी इसी खूबी को उन्होंने साकार किया है राष्ट्रीय खेलों में भी। अनमोल, राष्ट्रीय खेल में आपने हिस्सा लिया और सिंगल्स का जो है खिताब जो है वो अपने नाम किया। कुल मिलाकर किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस रहा? जो ये पूरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इधर इंडिया के टॉप प्लेयर्स compete कर रहे थे आपस में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला अपने सीनियर से, और ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ खेलना। लास्ट ईयर आपने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था, तो वहाँ से और यहाँ तक का जो सफ़र है वो किस तरह से देखती हैं? वो एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट था पिछले साल फेब में, जब हमने हिस्ट्री क्रिएट करी थी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में, हमारा गोल्ड आया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंटरनेशनल सर्किट पे, और आई थिंक मैं अपना फॉर्म ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखना चाहूँगी। यहाँ पर किस तरह का था यहाँ पे जो आपका जो कंपटीशन का लेवल था? आपने जिन खिलाड़ियों के साथ आप कॉम्पीट किया? बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मोस्टली मेरे सीनियर्स थे यहाँ जिनके साथ मेरे को खेलने का मौका मिला इस बार, और मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं अपने साथ बहुत कुछ लेके जा रही हूँ वापस घर। नेशनल गेम्स में जिस तरह से वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और उनका दबदबा भी दिखता जा रहा है, इसके बारे में क्या? मैं यही चाहूँगी कि सब अच्छा परफॉर्म करें, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, हर कोई अपना बेस्ट दे और अपने स्टेट, अपने देश के लिए मेडल लेके आए। ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। तो ये है अनमोल खरब, जिन्होंने महिला एकल वर्ग का जो खिताब है वो राष्ट्रीय खेलों में जीता है, और अब उनकी ख्वाहिश यही है कि वो अपनी इसी परफॉर्मेंस को जो है वो आगे भी बरकरार रखें, और यहाँ पर जो कुछ भी उनको सीखने को मिला है वो उन्हें आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में भी फायदा पहुंचाए। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड। लॉन बॉल खिलाड़ी नवनीत सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों में प्रतियोगिता का स्तर बढ़ा है। राष्ट्रीय खेल मिनी ओलंपिक की तरह हैं, जहां पर देश के खिलाड़ियों को अपने खेल का हुनर दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलता है। नवनीत से बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले लॉन बॉल के खिलाड़ी नवनीत सिंह राष्ट्रीय खेल में भी हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त मौजूद हैं। नवनीत, सबसे पहले क्योंकि इंटरनेशनली आपको अच्छा एक्सपोजर मिल चुका है, मेडल भी जीत चुके हैं, तो अब जब नेशनल गेम्स में उतर रहे हैं तो कितना डिफरेंट पा रहे हैं, या फिर इसका जो कंपटीशन का स्तर है वो किस तरह का पा रहे हैं? कंपटीशन का स्तर बहुत ही अच्छा है। नेशनल गेम्स एक इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, इसको इंडिया के लिए एक छोटा मिनी ओलंपिक्स कह सकते हैं। इसमें इतने स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया एक एज अ कंट्री के लिए। और जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है और जो स्टेट ने ऑर्गेनाइजेशन किया है वो बहुत ही अच्छे से किया है। इसका जो कंपटीशन का लेवल है वो भी इतना अप हुआ है क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू, ये इसी गेम्स के लिए यहाँ पे फ्रेश बनाया है। लॉन बॉल का खेल जो है वो अब देश में किस तरह से देखते हैं आपको, कितना ज़्यादा, क्योंकि अब काफ़ी लोग इस खेल के बारे में जान भी चुके हैं और क्योंकि इतनी ज़्यादा उपलब्धि जो है वो इस खेल को मिली है, तो अभी फिलहाल वर्तमान में अगर बात करें तो कहाँ पे देखते हैं इस खेल को? इस खेल को मैं बहुत ही ग्रो करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि हमने ये स्पोर्ट खेलना शुरू किया था 2011 से, जब इस स्पोर्ट में अचीवमेंट नहीं थी। मेहनत करते हैं, पुश करते हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, तभी हम उस चीज़ को आगे करने की, फाइट करने की कोशिश करते हैं।
और उसी का रिजल्ट था कि 2022 में हम लोग पहली बार वुमेंस टीम में गोल्ड मेडल और मेंस टीम में सिल्वर मेडल लेके आ पाए। देश में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी बातें हो रही हैं, चाहे गुजरात की बात हो चाहे उत्तराखंड की बात हो, किस तरह से देखते हैं कि हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं जब हम बात करते हैं 2036 ओलंपिक की मेज़बानी करने के दावे करने की? बहुत ही ज़रूरी है हर स्टेट आगे आए, क्योंकि ये स्टेट की तरफ से ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए बड़े लेवल पे जब गेम्स होते हैं तभी कर पाती है, लेकिन छोटे स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट्स को ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है। 2036 के लिए हमारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। जितने भी गेम्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे नहीं लगता कि बाहर हम भी इंटरनेशनल खेलने जाते हैं। मतलब 10 साल से मैं जा रहा हूँ खेलने, तो मुझे कभी भी इंडिया का जो लेवल है, मुझे तो नेशनल गेम्स का लेवल बाकी के वर्ल्ड चैंपियनशिप और उन चैंपियनशिप से ऊपर का स्तर लगता है। तो हम लोग केपेबल हैं, बहुत अच्छे से केपेबल हैं। ये है नवनीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारत जो है, जो अपना दावा कर रहा है 2036 ओलंपिक की मेज़बानी का, उसमें पूरा दमखम भी है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यहाँ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड। गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद से पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीन के लोग गाजा इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहां सब कुछ तबाह हो चुका है, लिहाजा ट्रंप ने सुझाव दिया कि फ़लस्तीनियों को किसी दूसरी जगह बसाकर उन्हें शांति से ज़िंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। इस प्रस्ताव को कई देशों ने खारिज कर दिया है, तो इस सुझाव पर कई देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। वैसे तो ट्रंप पहले ही इशारा दे रहे थे, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर दुनिया इस पर कान धरने को तैयार नहीं थी। लेकिन मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जो ऐलान किया, उससे समूचा पश्चिम एशिया हिल गया है। वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीन के लोग गाजा इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहां सब कुछ तबाह हो चुका है। लिहाजा ट्रंप ने सुझाव दिया कि फिलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह बसाकर उन्हें शांति से जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि जिंदा बमों को डिफ्यूज किया जाएगा, गाजा का पुनर्निर्माण कर हजारों नौकरियां पैदा की जाएंगी। ट्रंप ने एक बार फिर मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों से अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को बसाने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि गाजा को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जो कल्पना से परे होगा, जहां गाजा और दुनिया के लोग रहेंगे। वेस्ट बैंक को लेकर ट्रंप ने 4 हफ्ते के इंतजार की बात कही। ट्रंप के रिवेरा गाजा प्लान की इजराइल ने सराहना की है, जबकि अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जॉर्डन और मिस्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जबकि अरब लीग के साथ दूसरे अरब देशों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को लेकर उसका रुख अटल है और इसके बगैर इजराइल के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। हमास ने ट्रंप के बयान को बेतुका और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रस्ताव से क्षेत्र में फिर से आग भड़क सकती है। वहीं कई यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे अस्वीकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत बताया है। जर्मनी ने कहा कि फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने की योजना से स्थिति और बिगड़ सकती है। ब्रिटेन ने 2 राज्यों की स्थापना की वकालत की है। सवाल है कि क्या ट्रंप की योजना लागू हो सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी आबादी को जबरन विस्थापित करने पर सख्त पाबंदी लगा सकता है। इससे न सिर्फ 2 राज्य के समाधान की संभावना खत्म हो जाएगी, बल्कि इसे फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई के रूप में देखा जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।